नमस्कार, मैं अनिल कुमार। सामाजिक पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स एक इतिहासकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक शास्त्र और पत्रकार भी थे। उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, जो एक यहूदी परिवार था और उनके पिताजी बहुत ख़ास पैसे वाले नहीं थे। फिर भी इनको जो है बर्लिन विश्वविद्यालय में भेजते हैं, जहाँ पे इन्होंने जा कर के वाद विवाद संगठन के साथ जुड़ जाते हैं, जो एक विश्वविद्यालय होने का मतलब भी होता है। वहीं पे एक गुरुजी इनको मिलते हैं और वो गुरुजी इनको दी हेगेल का दर्शन से परिचित करवाते हैं। और दी हेगेल के दर्शन से परिचित करवाते हैं, जो दर्शन सिर के बल खड़ा था, उसको कार्ल मार्क्स ने पैरों के बल खड़ा कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी इनके पास आर्थिक किल्लत आ गई और गुरुजी से बोलते हैं कि कहीं यदि पढ़ाने लिखाने का मौका मिल जाए तो थोड़ा समय उससे उबर पाऊँ। नहीं मिलता है। फिर यह एक अखबार शुरू करते हैं और उस अखबार में अपना दर्शन, जो पूंजीवाद और पूंजी के खिलाफ था, वह दर्शन जो है लिख लिख करके अखबार और पत्रिकाओं में भेजते हैं। लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद बहुत प्रॉब्लम इनको शुरू हो गई। पूंजीवादी विचारधारा के शोषण करने वालों लोगों ने इन पे जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद यह जर्मनी छोड़ देते हैं, लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद बहुत सारे मित्रों ने इनका मदद किया। उसी में से एक मित्र हैं फ्रेडरिक एंगल, जो इनको प्रति माह 5 यूरो भेजा करते थे। उन्हीं के साथ मिल करके 1848 में इन्होंने कम्युनिस्टम मैनिफेस्टो तैयार किए, कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र तैयार किए और वह कहा जाता है कि वह समाजवादियों का एक बाइबिल टाइप का था। लेकिन वह जो है आगे वहीं रुकते नहीं हैं और उसके समय 1848 का समय जो था वह आधुनिक औद्योगिकरण का समय था। बहुत सारी कंपनियां लग रही थीं, पूंजीवादियों द्वारा बहुत सारे कंपनी खड़ा किए जा रहे थे और उसमें जो जिनके पास पूंजी नहीं था वह लोग उसमें काम करते थे, परिश्रम करते थे, मजदूरी करते थे और पूंजीपति लोगों ने उन वर्गों का बहुत तरीके से शोषण किया और शोषण करते करते वह जो है 2 वर्ग में बंट गया, एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, मेरी फिलॉसफी उसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में काम करती है जो शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग सर्वहारा है और शोषण करने वाला वर्ग को इन्होंने नाम सर्व बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, कि जो शोषण कर रहा है वह बुर्जुआ वर्ग है। इस तरह से फिलॉसफी इनकी आगे बढ़ती है और उसके बाद यह एक नारा देते हैं कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इस बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसके बाद कार्ल बाबा बताते हैं और अपना एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और वह तैयार करते हैं सर्वहारा वर्ग के पक्ष में, यानी कि शोषितों के पक्ष में खड़े रहते हैं, शोषण के खिलाफ खड़े रहते हैं।
और बताते हैं कि सबसे पहले जो आया था वह आदिम साम्यवाद था, जिसमें असमान संसाधनों का वितरण शुरू होता है वहीं से। इसके बाद दास प्रथा आती है, जिसमें आदमी आदमी को गुलाम बनाए हुए है, और यह व्यवस्था कुछ पूंजीपतियों, कुछ संसाधनों जिनके पास अधिक है, उन लोगों ने मजदूरों, शोषितों, वंचितों को गुलाम बनाए हुए है। इसके बाद एक व्यवस्था आती है जिसका नाम है सामंतवादी व्यवस्था। यह सामंतवादी व्यवस्था शोषितों, वंचितों के पास जो संसाधन है उसको छीन करके अपने पास रख लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है राजतंत्र और सामंतवादी व्यवस्था। और वह सामंतवादी व्यवस्था धर्म के साथ मिल करके मनुष्यता का बहुत अरसे से, बहुत दिनों तक शोषण करता है। इसी बात पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम के समान है। बहुत दिनों तक शोषण करने के बाद पूंजीवाद आता है, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग जो है, जो सर्वहारा वर्ग है, पूंजीवाद ने उसका सबसे अधिक शोषण कर रहा है, और इस टाइप से सबसे अधिक शोषण कर रहा है। और आगे सर्वहारा वर्ग को यह कहते हैं कि पूंजीपति लोग जो है अपने पक्ष में ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि सारा सिस्टम जो है पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम कर रहा है। और हम इस दुनिया को खूबसूरत तभी बना पाएंगे जब सभी वर्गों, जो सर्वहारा है, जो शोषित वंचित वर्ग है, उसके पक्ष में खड़ा होंगे। और कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी जो है सर्वहारा के पक्ष में ही खड़ा होती है, पूंजीपतियों के खिलाफ। और इसके बाद एक समाजवाद आता है, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिसके पास जितनी क्षमता होगी उसको उतना दाम मिलेगा। इसके बाद एक साम्यवाद आता है, और साम्यवाद की कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं और बताते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वह काम करेगा, और जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना उसको दाम मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत विचार था यह, लेकिन यह विचार खूबसूरत तब रहता जब दुनिया के लोगों ने इसे खूबसूरत होने देता। दुनिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा दुश्मन कार्ल मार्क्स की मैनिफेस्टो को माना, और इस तरह से कार्ल मार्क्स थोड़े से दार्शनिक लोगों से आगे निकल जाते हैं और कहते हैं कि एक वर्ग विहीन समाज तैयार करना है, जिसमें लिंग भेद किसी प्रकार का नहीं रहे, जिसमें आदमी जितना काम करे और जितनी उसकी ज़रूरत हो उतना उसको दाम मिले। इस तरह से पश्चिम के कुछ देशों में, जहाँ काले और गोरे का विभेद है, वहाँ पे कार्ल मार्क्स कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ असफल नज़र आते हैं। इनकी फिलॉसफी कुछ असफल नज़र आती, इसलिए कि यह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि कोई शोषण करेगा तो आर्थिक आधार पर ही शोषण होता है, लेकिन गोरे और काले का भेद इस आर्थिक आधार के शोषण से अधिक हो गया। यदि कार्ल मार्क्स भारत में होते तो यह बताते कि यहाँ पे जो है
एक जाति विहीन वर्ग बनाते। जैसे उनकी फिलॉसफी थी कि सबसे ज़्यादा जो है यदि कोई शोषण करेगा तो वह आर्थिक आधार पर किसी का शोषण हो सकता है। लेकिन यदि इंडिया की बात होती तो इंडिया में सबसे अधिक शोषण आर्थिक आधार पर न होकर के जाति के आधार पर होता है। जैसे अंबेडकर कहते हैं कि श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है। यदि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गरीब है, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, यदि वह कमज़ोर है तो सिर्फ आर्थिक तंगी से कमज़ोर है। लेकिन एक दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी यदि कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह जो है जाति से भी लड़ रहा है। कमज़ोरी तो है, आर्थिक स्थिति तो नहीं है, फिर भी वह कमज़ोरी से लड़ रहा है और जाति से भी लड़ रहा है। सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु जो होता है, बुद्ध से लेकर अंबेडकर, फूले, पेरियार तक, उसकी वैचारिक यही कहती है कि जो भी शोषित है उसके पक्ष में यदि हम खड़ा होंगे तभी हम एक सुंदर, एक बढ़िया दुनिया बना पाएंगे। धन्यवाद।